छोटी मालकिन प्रणाम, मैं पैसे लेकर आया। हाँ गिरीश जी, अंदर आ जाइए। प्रणाम सरकार। प्रणाम। मालिक, वो पौधा लगा दिया है, एक बार देख लेते हैं। देखना क्या है प्रशांत, तुमने लगाया है तो ठीक ही होंगे। फिर भी मालिक एक बार। परसों लौट के देखता हूँ। ठीक है प्रशांत। नमस्ते शिवानी जी। नमस्ते गिरीश। ईशा बेटा, देर हो रही है, जल्दी करो। और किसी को बताना नहीं, ये दादी माँ ने दिया है। सीक्रेट? हाँ बिल्कुल सीक्रेट। और जैसा मन करे नानी के यहाँ खर्च लेना। ईशा बेटा, देर हो रही है, जल्दी चलो करो। चलो, मम्मा बुला रही। प्रणाम बड़ी मालकिन। आओ गिरीश आओ। ओ छोटी मालकिन। हाँ हाँ। प्रणाम छोटी मालकिन, ये अकाउंट देख लीजिए। माँ, परसों तक लौट कर आते हैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना। अच्छा, वो प्रशांत को बहुत तेज खांसी हो रही थी तो मैंने उसे कल की छुट्टी दे दी है। अच्छा किया, आराम करने दो उसे। और मैं और पद्मी भी संभाल लेंगे बगीचे का काम। बड़ी मालकिन, रसोई का सारा काम हो गया, अब मैं निकलूं? ठीक है, परसों आना मत भूलना और टाइम पे पूजा। जी। ये 7 लाख है। चलता हूँ। प्रणाम छोटी मालकिन। राम राम बड़ी मालकिन, चलता हूँ। गिरीश, मेरा हिसाब कब ला रहे हो? परसों, अभी थोड़ी एंट्रीज बाकी है। याद से। जी। इस राजघराने में कल बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। और इस बहुत कुछ की प्लानिंग शायद आज ही के दिन हुई थी, पर अगले दिन के बाद वाली सुबह इस कांड का पिटारा खुला। भयंकर कांड। एक मिनट। फोन भी कोई नहीं उठा रहा है। आदित्य साहब आज आने वाले थे, उन्हीं से पूछता हूँ। बोलो प्रशांत। मालिक, आप आ गए क्या? आ जाने वाला हूँ। बोलो क्या हुआ? बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन कहीं बाहर गए हैं क्या? हमें तो नहीं बताया उन्होंने। क्यों, क्या बात है? मालिक, मैं और पूजा पिछले 5 मिनट से घंटी बजा रहे हैं और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, और लैंडलाइन पे भी फोन किया था पर कोई उठा नहीं रहा है। माँ और दीदी दोनों का फोन नहीं लग रहा। सब ठीक तो होगा ना घर पे? माँ, पद्मिनी, माँ, माँ, पद्मिनी, माँ, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, माँ, बड़ी मालकिन।
माँ, माँ, पद्मिनी, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, पद्मिनी, हाँ। हम परसों मेरी वाइफ शिवानी के मायके गए थे परवानीगढ़। आज सुबह जैसे ही वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तो मुझे फोन आ गया। किसका फोन आ गया था आपको आदित्य जी? हमारे माली प्रशांत का। आपकी माताजी और बहन पद्मिनी कहीं जा सकती बाहर? जी बिल्कुल, जैसे बाकी लोगों का आना जाना होता है वैसे ही, लेकिन ऐसे बिना बोले कहीं चले जाएं ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। नहीं साहब, रोज नहीं आती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आती हूँ। परसों आई थी और आज आई हूँ। तुम्हारा भी यही सिस्टम है, एक दिन छोड़कर एक दिन? जी नहीं साहब, मेरी रोज की ड्यूटी है, लेकिन परसों तबीयत खराब हो गई थी तो आदित्य साहब ने कहा कि कल छुट्टी ले लो। प्रशांत, खांसी रुक नहीं रही तुम्हारी? वो थोड़ा सा बुखार है मालिक। तो आज काम पर क्यों आए? उतनी भी बुरी हालत नहीं है मालिक, ठीक हो जाएगी। जी अपने आप ठीक होने वाली खांसी नहीं है। एक काम करो, डॉक्टर से मिलो, कल का दिन आराम करो और परसों काम पर आ जाना। वैसे भी हम आज और कल यहाँ पर नहीं हैं। और आप? जी मैं राजघराने के खेतों का हिसाब किताब देखता हूँ। परसों आया था छोटी मालकिन पद्मनी जी को खेतों का हिसाब किताब देने के लिए, और आज मुझे बड़ी मालकिन गायत्री जी को हिसाब देना था। आदित्य जी, इतनी बड़ी हवेली है आपके पास, लेकिन एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। सर। आदित्य जी आप रुकिए, पहले हम लोग अंदर जाएंगे, मुआयना करेंगे सब ठीक है कि नहीं। इंस्पेक्टर, माँ और पद्मिनी का रूम ऊपर है। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैडम आप बच्ची को धैर्य रखिए। आदित्य जी आप दोनों हमारे साथ ऊपर चलिए। हुआ क्या है ऊपर? बच्ची बाहर प्लीज। माँ, पद्मिनी, सर अजीब है, कबर्ड का दरवाजा खुला हुआ है लेकिन किसी ने कैश को हाथ भी नहीं लगाया, लाखों में है। सर लगभग पूरी हवेली छान मारी, दोनों लेडीज गायत्री और पद्मिनी के मोबाइल कहीं नहीं मिले। सर, हवेली के किसी भी खिड़की और दरवाजे पर जबरदस्ती घुस के आने के कोई निशान नहीं है। घर का बाहरी दरवाजा सेल्फ लॉकिंग दरवाजा है, तो जो भी अंदर आया होगा वो चुपचाप इसी दरवाजे से बाहर चला गया होगा। सर कातिल कोई जान पहचान वाला हो सकता है। घर के माली प्रशांत को छुट्टी दी गई थी, नौकरानी पूजा की वैसे ही छुट्टी थी, और अकाउंट संभालने वाले गिरीश जी आज आने वाले थे। घर का बड़ा बेटा आदित्य, उसकी पत्नी शिवानी और बेटी ईशा भी यहाँ पर नहीं थे जब मर्डर्स हुए। हमारे सामने बहुत सारे बीज हैं, अब देखना यह है कि इन मर्डर्स की साजिश में कौन से बीज बोए गए थे। दोनों 30 से 48 घंटे पहले मारी गई है। 30 से 48 घंटे पहले? डॉक्टर इतना वाइड रेंज, मतलब ये कि कत्ल कल 19 जनवरी को या फिर परसों 18 जनवरी को, दोनों में से किसी भी दिन हुए हो सकते हैं। हाँ पॉसिबिलिटीज यही है। ये पद्मिनी की बॉडी काली पड़ गई है। नो, प्राइमा फेसी तो यही लगता है कि इन मर्डर्स के साजिश की सारी वायरिंग गलत हो गई है। प्लान शायद ये था कि दोनों औरतों को इलेक्ट्रोक्यूट किया जाए ताकि देखने से लगे कि शॉक की वजह से एक्सीडेंटली दोनों मर गई। शायद। वैसे डबल मर्डर केस है इंस्पेक्टर, उस घर में पिछले 48 घंटे के अंदर कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। डॉक्टर गलत तो हुआ है, अभी पिछले 48 घंटों में हुआ है या बहुत समय से होता चला आ रहा है, ये तो सिर्फ समय बताएगा। क्या 48 घंटे पहले प्लानिंग हो चुकी थी? 18 जनवरी को गायत्री देवी का बेटा आदित्य, उसकी वाइफ और बेटी 2 दिन के ट्रिप पर जाते हैं। स्टाफ भी वहां 2 दिन नहीं जाता, सीधे 20 को पहुंचते हैं। अजीब बातें कई हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी हवेली में एक ही नौकरानी थी और वो भी ऑल्टरनेट डेज आया करती थी। और हवेली का माली भी 18 को ही बीमार पड़ता है
और 19 को उसे छुट्टी दे दी जाती है, और 18 को या फिर 19 को इस हवेली में डबल मर्डर होता है। हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन एक स्पष्ट संदेह के साथ शुरू की कि घर की दाल में ही कुछ काला था। हम तो बस अफसोस ही कर सकते हैं कि काश हम कहीं ना गए होते, लेकिन तकदीर का लिखा ना तो कोई पढ़ सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। ये डबल मर्डर्स तकदीर नहीं है, क्राइम है, भयंकर वाला क्राइम। ये परवानीगढ़ जाने का प्लान अचानक बना था? जी नहीं, एक अरसे से हम शिवानी के माता पिता से नहीं मिले थे। आपका ये ट्रिप प्लान होता है 18 जनवरी को और वापसी का प्लान बनता है 20 जनवरी को। जी। आपका मुनीम गिरीश भी 18 तारीख को आता है और फिर गायत्री जी के हिसाब के लिए समय लेता है 20 तक। जी, ये उनके बीच में बात हुई होगी, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। और आपकी नौकरानी पूजा, वो भी 18 के बाद सीधे 20 तारीख को आती है, अजीब सी ऑल्टरनेट ड्यूटी के हिसाब से। और 19 तारीख को मैंने मेरे माली प्रशांत को छुट्टी दे दी थी। और ये दोनों मर्डर्स 18 या 19 जनवरी को ही हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं, साजिश है? आदित्य जी, मैं कह नहीं रहा हूं, जाहिर सी बात है कि एक साजिश है। आप भी चलिए ना अंदर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अरे मैं कहाँ, तुम दो सलियों के भरत मिलाप में अपनी नाक अड़ाऊंगा यार। तुम ईशा को लेकर वैशाली से मिल लो, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आदित्य हमें मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर निकलना है, तो आ जाना। हाँ ठीक है। 18 जनवरी को हम लोग लगभग यही कोई 11:30 बजे घर से निकले थे। पर ये प्लान कब बना था शिवानी जी? प्लान? कैसा प्लान? मायके जाने का प्लान। क्यों, कोई और भी प्लान बना था क्या? देखिए, कोई प्लान नहीं बना था, बस 17 जनवरी की रात को मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मम्मी के घर जाकर आते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कल चलेंगे। बस हमारा मेरी पत्नी शिवानी के मायके जाना, ऐसा भी कौन सा बड़ा गुनाह हो गया इंस्पेक्टर? आप अपनी पत्नी के मायके गए और गुनाह आपके घर में हो गया आदित्य जी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो क्या मैं ऐसा होने देता? या फिर आप ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं अपनी पत्नी शिवानी और बेटी ईशा के साथ घर से बाहर था? गिरीश आपका मुनीम, प्रशांत आपका माली और पूजा आपकी नौकरानी, ये तीनों भी तो उस दिन बाहर थे। तो हम सबने मिलकर मेरी माँ और मेरी बहन की हत्या की साजिश रची है। क्यों इतना आगे का सोच रहे हैं आदित्य जी? पहले ये बताइए कि ये पूजा ऑल्टरनेट डे पर काम पर आती है, ऐसा क्यों? हम किस नौकर को कब और कैसे बुलाते हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और सिक्योरिटी का ना होना भी आपका पर्सनल मैटर है? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। आपकी मेट पूजा ऑल्टरनेट डेज पे घर पे काम करने आती है, लेकिन घर का काम तो रोज होता है ना? देखिए, घर में रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन सुखाएगा, ये तो सास बहू और ननद के बीच की बात होती है। घर घर की कहानी है ये। बिल्कुल घर घर की कहानी है, लेकिन आप ही बताइए शिवानी जी, ऐसा किस घर में होता है जहाँ पे ननद और सास की इतनी ब्रूटल हत्या कर दी जाती है? और आप बहू पर शक कर रहे हैं, यानी कि मुझ पर? करने की कोई वजह और ना करने की कोई वजह? शिवानी जी, जिन ऑल्टरनेट डेज पर आपकी मेट पूजा काम करने नहीं आती थी, घर का काम कौन करता था? जूठे बर्तन सिंक में रखना एक तो सेहत के लिए ठीक नहीं है, और दूसरी बात, ये हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। जी दीदी। गायत्री देवी और पद्मनी जी के हिस्से में जो पुश्तैनी जमीनें हैं, मैं उसकी देखभाल और सारे अकाउंट संभालता हूँ। जमीनें बढ़ चुकी हैं माँ, बेटी और बेटे के बीच। ये तो बड़े मालिक की मर्जी थी, इसलिए मरने से पहले वसीयत में तीनों को अपने अपने हिस्से दे दिए थे। आप गायत्री देवी और पद्मनी का हिस्सा संभालते हैं, आदित्य का क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने जमीन का हिसाब किताब खुद ही संभालते हैं। अकेले? हवेली का माली प्रशांत कभी कभार उनकी मदद कर देता है, काफी खास है उनका। हाँ, प्रशांत चंडेल को बुखार था तो वो दवाई लेने के लिए आया था 18 तारीख को। बाकी वो उस दिन काम पे गया था या नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? मैं यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ साहब। प्रशांत, 10 साल काफी होते हैं किसी को ठीक से जानने के लिए। राजघराना है साहब, लेकिन देखिए ना, इतने सीधे संस्कारी लोग, फिर क्या हो गया? बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन को किसी ने मार डाला। कोई बचाने वाला भी तो नहीं था। ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी हवेली है लेकिन कोई सुरक्षा नहीं, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, ये बात मेरे मन में भी कई बार उठी थी, लेकिन किस मुंह से मालिक से ये बात छेड़ता? मैं ठहरा नौकर आदमी। प्रशांत, हमें लगता है कि ये कत्ल घरेलू मामलों की वजह से हुआ है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम जानते हो, जो हमें पता होना चाहिए लेकिन हम नहीं जानते?
4 साल पहले जब तुम यहाँ काम पर लगी तब ये रीत थी, एक दिन आओगी और एक दिन छुट्टी? छोटी मालकिन ने पहले दिन ही बता दिया था कि घर की क्या रीत है। अब मालिकों की मर्जी सर आंखों पर। और घर में कोई अनबन? अनबन का तो पता नहीं मैडम, लेकिन छोटी मालकिन पद्मिनी जी बहुत सख्त किस्म की औरत थी। मतलब बात बात पर डांटती थी, सब पर गुस्सा करती थी। किसे डांटती थी? शिवानी जी को? डांटती तो सभी को थी, पर शिवानी भाभी पर ज्यादा गुस्सा करती थी। शिवानी, शिवानी! जी दीदी। 4 बजे माँ के लिए चाय जाती है, 4:05 हो रहे हैं और अभी तक चाय नहीं गई। हो क्या रहा है यहाँ पे? दीदी मैंने पूजा से कह दिया था बनाने के लिए। पूजा ने अभी तक चाय नहीं बनाई तो तुमने उससे पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं बनाई? घर के नौकरों पर अपनी गलतियां मत थोपो, जल्दी से बोलो उसे चाय बना कर लाए, या मैं बोलूं अगर वो तुम्हारी नहीं सुनती तो। आप उस दिन 2 घंटों के लिए कहाँ गए थे? अब तुम भी मुझसे सवाल पूछोगी? गिरीश जी, एक बात सच सच बताना, अब जो गायत्री देवी और पद्मिनी को रास्ते से हटाया गया है, तो पूरा रास्ता किसके लिए खुलता है? जाहिर सी बात है सब कुछ आदित्य जी को ही मिलेगा, क्योंकि परिवार में अब वही एक बचे हैं। तेरे चेहरे की हिचकिचाहट काफी कुछ कह रही है प्रशांत चंदेल। बेहतर होगा कि जो कुछ जानता है उगल दे। साहब मैंने वही कहा जो मैंने सुना है। प्रशांत चंदेल, तूने सच सुना है या तू हमसे झूठ बोल रहा है, ये तय करना हमारा काम है। साहब बिजली टूट पड़े अगर मैं झूठ बोलूं? पता नहीं गायत्री देवी और पद्मिनी जी ने कौन सा झूठ बोला था जो उन पर वाकई बिजली टूट पड़ी। साहब जी, पद्मिनी जी और आदित्य साहब की बनती नहीं थी। किस बात को लेकर? वो जमीन बंजर हो चुकी है। हम रोज जो अनाज खाते हैं उसी बंजर जमीन से आता है आदित्य। जमीन हाईवे को लगकर है पद्मिनी। बिल्डर वहां पर होटल बनाना चाहता है, जिसके लिए वो हमें अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार है। बेचने के लिए इससे अच्छे दाम नहीं मिलेंगे हमें, और ना ही इससे अच्छा समय आएगा। पर मुझे नहीं बेचनी वो जमीन आदित्य। वो जमीन माँ और सिर्फ माँ की है। तुम अपनी मर्जी क्यों थोप रही हो उन पर? क्यों दिमाग खराब कर रही हो माँ का? माँ का दिमाग इतना कमजोर नहीं है आदित्य, न कभी था और न कभी होगा कि कोई भी उसे खराब कर सके। माँ, समझने की कोशिश करो प्लीज। बिल्डर जो आज दाम देने के लिए तैयार हुआ है वो कल नहीं मिलेंगे। पिछले 12 सालों में जमीन के दाम सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं आदित्य, पर लगता है माँ के लिए इज्जत घटती जा रही है। जब तक माँ जिंदा है वो जमीन नहीं बिकेगी। तो सीधे कहो ना कि तुम्हारा इरादा ये है कि माँ सारी की सारी जमीन तुम्हारे नाम पर छोड़ जाए, और तुम्हारा इरादा है अपनी जमीन बचाकर रखो, बाकी सबकी जमीनें बेचकर पैसों में हिस्सा लो। क्यों? आदित्य, पद्मिनी, चुप हो जाओ तुम दोनों। शुरुआत किसने की थी माँ? बिल्डर का ऑफर कौन लेकर आया था आदित्य? मैंने कहा ना, चुप हो जाओ तुम दोनों। मुझे नहीं बेचनी वो जमीन। पद्मिनी दीदी जो कुछ भी कर रही है ना, बस हमारा हिस्सा मारने के लिए कर रही है। अच्छे से जानता हूँ, 1 नंबर की मौका प्रस्त। एक बात बोलूं आपसे? अब बोलने वाली तो हो, ये पूछने का क्या मतलब है? बात ही कुछ ऐसी है, दीदी का गुस्सा ना सिर्फ मुझसे है, सिर्फ मुझसे। क्यों? क्यों क्या? शादी और बच्चे का सुख तकदीर में लिखवाया तो नहीं जाता ना। और माँ भी हमेशा उसी की तरफदारी करती है। भला कौन सी माँ चाहेगी? बेटी का घर नहीं बसा, गोद नहीं भरी, जाहिर सी बात है माँ जी का गुस्सा भी ना हम दोनों पर ही है। काश मैं इस डील की अहमियत माँ को समझा पाता। ये मौका वापस नहीं आएगा शिवानी। सो जाइए, जो हो नहीं सकता ना उसके बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं। सर, गायत्री और पद्मिनी के फोन रिकॉर्ड स्कैन हो चुके हैं। 19 जनवरी को उनको कोई कॉल नहीं आया था। और एक दिन पहले 18 जनवरी को? सर, 18 की शाम को उनके बेटे आदित्य ने उनको फोन किया था, अपने ससुराल परवानीगढ़ से। और इस प्रशांत, गिरीश और पूजा की फोन रिकॉर्ड्स? कुछ नहीं निकला सर। तीनों के सेलफोन लोकेशन हवेली के आसपास नहीं दिखा रहे। और ये आदित्य और शिवानी? इनका मामला गड़बड़ लग रहा है सर। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट में काफी बड़ा गैप है, और इसी गैप से हमारा पहला लीड निकल सकता है। हाँ मंगेश,
क्या बता रहे थे तुम इस हीटर के बारे में? बस मैं गांव के मार्केट में टहल रहा था, तभी सुनने में आया कि 15 दिन पहले वो अपने आदित्य साहब है ना, उन्होंने 2 हीटर खरीदे थे। कहाँ से? सिंह इलेक्ट्रिकल्स। मार्केट में छोटा सा दुकान है। सर, आदित्य राठौड़ 18 तारीख को लगभग सुबह 11:30 बजे दीवानगढ़ से परवानीगढ़ के लिए निकला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं कि वो दोपहर 2:30 बजे तक दीवानगढ़ में ही था। और फिर शाम को शिवानी के मायके परवानीगढ़ पहुंचकर अपनी मां को फोन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर्स 19 नहीं बल्कि 18 जनवरी की शाम को हुए हों? दोनों 30 से 48 घंटे पहले मारी गई है। शायद आदित्य ने गायत्री जी के फोन पर कॉल करके किराए के हत्यारों से बात की होगी, जो उस वक्त तक इस डबल मर्डर को अंजाम दे चुके थे, और गायत्री जी का फोन इन हत्यारों के पास था। सर, शिवानी को 18 की दोपहर 2:15 बजे एक कॉल आया था। किसका नंबर है? कोई वैशाली गुप्ता है सर। तुम ईशा को लेकर वैशाली से मिल लो, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। मतलब 18 को ही कोई प्लान बन गया था। शिवानी, ओए कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और ईशा मैडम, क्या हालचाल? हाँ, आओ आओ। हाँ जी, शिवानी मेरी फ्रेंड है। वो और उसकी बेटी ईशा मुझसे मिलने आए थे 18 जनवरी को। और वो लोग आपके घर से कब निकले? करीब 2:30-3 बजे। इस पूरे दौरान आदित्य आपके घर नहीं आया? जी नहीं, वो किसी काम से गए हुए थे, लेकिन लगभग 2:30 बजे वो शिवानी और ईशा को पिक करने आए थे। अरे आंटी को बाय तो बोला नहीं। बाय वैशाली आंटी। बाय मेरा लड्डू। और आप राठौड़ साहब, आप तो राजा साहब हो, हम आम लोगों के यहाँ तो कदम ही नहीं रखते ना। अरे ऐसा नहीं है, बस थोड़ा काम था, नेक्स्ट टाइम पक्का। आदित्य, एक मिनट बात सुनना। हाँ बोलो शिवानी। पुलिस ने वैशाली को फोन किया था। क्यों? हमारे बारे में पूछ रहे थे। पूछने दो ना। आदित्य, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि उस दिन तुम 2 घंटे के लिए गए कहाँ थे? शिवानी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं किसी काम में था जहाँ मुझे 2 घंटे लग गए थे। फिर एक ही सवाल तुम मुझसे बार-बार क्यों पूछ रही हो? राठौर हवेली में हमारे दुकान से सामान जाए, ये तो गर्व की बात है मैडम। ऐसी वाला हीटर लेकर गए थे आदित्य बाबू, टॉप का है ये, 2 पीस लेकर गए थे। आपको कोई हल्की चीज कैसे दे सकता हूँ मालिक? इसे छूने से करंट लगेगा क्या? एक कॉइल वाला हीटर है मालिक, इसे तो ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ गलती से भी किसके हाथ ना पहुंचे, वरना करंट तो मारेगा ही मारेगा। अब पैक कर दो ना इसे। मुझे 2 हीटर चाहिए। आदित्य ने स्पेशली पूछा था कि इस हीटर से शॉक लगता है या नहीं। मैं क्यों मनगढ़ंत बताऊंगा मैडम? मैं और शिवानी काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे थे, हम कॉलेज मेट्स थे। वैशाली जी, उस राठौड़ परिवार में कुछ तो सड़ रहा था, आपको कभी बू नहीं आई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मेरी फ्रेंड शिवानी का कुछ तो टेंशन चल रहा था वहाँ। उफ, इट्स टू मच यार। एवरी ऑल्टरनेट डे नौकरानियों का नॉनसेंस। तू मुझे बता रही है? आदित्य से बात कर, तू तो नौकरानियों की टीम रखवा ले। मजाक मत कर यार। आदित्य वैसे पहले से बहुत परेशान है, वो हाईवे वाली जमीन को लेके। ये पद्मिनी दीदी भी ना कभी कभी सांपों वाली चाल चलती है। फ्रस्ट्रेशन है यार, जबरदस्त। वही तो है, खुद ना तो शादी की ना फैमिली बनाई, और पूरी की पूरी भड़ास निकालती है मुझ पे। तुझे पता है, जिन ऑल्टरनेट डेज पे पूजा नहीं आती, पूजा का A to Z पूरा का पूरा काम मैं करती हूँ, और जब वो आती भी है ना, गलती वो करती है, सुनना मुझे पड़ता है। यार तो आदित्य से बात करना, तुम लोग अलग हो जाओ, I mean, अलग रह लो। पद्मिनी दीदी यही तो चाहती हैं कि हम अलग हो जाएं और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठ जाए। मैं नहीं करने वाली है। इतना पैसा होने के बाद भी लोगों ने क्या खस्ता हालत कर रखी है अपनी। सही कह रही हूँ। तुझे पता है, खेतों से जितना आता है ना, उसी से गुजारा चलता है। पूरी की पूरी इनकम ठप पड़ी है, इसीलिए तो हम लोग हवेली नहीं छोड़ रहे, करोड़ों की है। बातें करते करते 2 बज गए, पता भी नहीं चला। और ये आदित्य को देखो, मैंने बोला भी था 1 घंटे में निकलना है, आ जाना। फोन तक नहीं किया अभी तक। कहाँ रह गए? क्या हुआ? फोन नहीं मिल रहा। देख, अंदर आने के बाद तूने अपना बैग तो खोला है नहीं, और तेरे हाथ में भी नहीं था, शायद गाड़ी में रह गया होगा। शिवानी ने मेरे फोन से अपने फोन पर कॉल किया, सिर्फ रिंग जा रही थी। दोबारा से कॉल किया तो आदित्य ने फोन पिक किया, तब हमें पता चला कि फोन गाड़ी में ही रह गया है। और तकरीबन 2:30 बजे आदित्य मेरे घर आ गए थे।
उन 2 घंटों के लिए आदित्य कहाँ था? मुझे नहीं पता सर। लेटेस्ट मॉडल किधर से मिला बे तुझे? तुमसे मतलब आम खाओगे या पेड़ गिनोगे? लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट दाम लगाओ। मैं वैशाली के घर क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे बोर होना पसंद नहीं है, जैसे मैं अभी हो रहा हूं। शिवानी और वैशाली के बीच में सहेलियों वाली बातें होती जिनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। 18 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक कोई जरूरी काम कर रहे थे आप? हाँ। क्या काम आ गया था आपके हस्बैंड को? नहीं पता, ये तो मुझे अब तक नहीं पता कि वो किस काम से गए थे। अचानक होने से क्या प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर? क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अचानक बाहर नहीं जाते? क्या कभी कोई प्रोग्राम नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, लेकिन आपके इस प्लान के साथ इत्तेफाकों का एक कारवां भी तो बना है आदित्य जी। कैसे? 17 जनवरी की रात को अचानक शिवानी जी के मायके जाने का प्लान बनता है। अगले दिन रास्ते में किसी पुरानी सहेली वैशाली के घर रुकने का प्लान बनता है, और वहां भी सिर्फ शिवानी जी वैशाली से मिलती हैं, आप नहीं। आप किसी रहस्यमयी काम के लिए गायब हो जाते हैं और उसके बाद किसी को नहीं बताते कि वो काम क्या था। कहाँ गए थे आदित्य जी? मैं एक पर्सनल काम से गया था। कौन सा पर्सनल काम? मैंने कहा ना पर्सनल। आदित्य जी, हमें पता है कि आप कहाँ थे। तो बताइए बताइए। पूरे गांव से पूछताछ की हमने, एक एक उस शख्स से जिसका आपके साथ ताल्लुक हो सकता है उससे पूछा गया है, लेकिन हर इंसान ने यही कहा है कि वो आपसे नहीं मिला है। तो ये कि एक आदमी ने आपको देख लिया था। कहाँ? आपके खेतों के पास, आपकी हवेली के बहुत पास। आप गाड़ी लगाकर आराम कर रहे थे। आदित्य जी, ऐसा कौन सा काम करके आए थे जो इतने थक गए थे आप? ये हीटर ठीक 15 दिन पहले आपकी सास और ननद के रूम में लगाया गया था, है ना? जी। माँ, सर्दियों में ये हीटर कमरे को गर्म रखेगा। क्यों तकलीफ की बेटा? माँ, आप बहुत बदल गई हो। क्या हुआ आदित्य? आप मुझसे ऐसे फॉर्मल पेश आती हो जैसे मैं आपका बेटा नहीं पराया हूं। जब से मेरी शादी हुई है तब से। ऐसा कुछ नहीं है। इधर आओ, मेरे पास बैठो। माँ, मैं अजनबी नहीं हूं, मैं बेटा हूं आपका, दुश्मन नहीं हूं माँ। प्लान ये था आपका कि इन मर्डर्स को एक्सीडेंट का रंग दिया जाए या फिर शायद सुसाइड का, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिनको आपने ये काम करने के लिए हायर किया वो निकम्मे निकले और आपका मिशन फेल हो गया। सॉरी, इस वक्त आपकी इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही है और आपकी कॉमन सेंस भी, क्योंकि आप प्योर बकवास कर रहे हैं। वो हीटर्स 15 दिन पहले, सिर्फ 15 दिन पहले आपने लगाए थे उनके कमरे में। ऐसे हीटर्स जो शॉक दे सकते हैं। आप और हम दोनों एक ही कस्बे में रहते हैं और आप और हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 15 दिनों में सर्दियां अपनी पीक पर है। ठंड से बचने के लिए मैंने वो हीटर अपनी माँ और बहन के कमरे में लगाया था और एक हीटर अपने कमरे में भी। और आपने सिंह इलेक्ट्रिशियंस के मालिक शंकर सिंह से खास तौर पर पूछा था, डबल चेक किया था कि क्या हीटर के कॉइल को छूने से उससे शॉक लग सकता है। पूछा था, बिल्कुल पूछा था, ताकि ये बात मैं अपनी माँ और बहन को बता सकूं कि हीटर का स्विच ऑन करके कमरे से बाहर ना जाए, क्योंकि उस कमरे में मेरी छोटी बेटी ईशा आती जाती रहती है। अगर गलती से भी ईशा ने उस कॉइल को छू लिया तो कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन आप है कि बात को पता नहीं कहां से कहां ले गए। आपके और पद्मिनी के बीच में कोई अनबन चल रही थी? मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं आप लोग हमें फंसाने के लिए। माना कि आदित्य की पद्मिनी दीदी के साथ और यहाँ तक कि कभी कभी माजी के साथ भी अनबन रहती थी, लेकिन वो किसी का कत्ल करने या करवाने वाले आदमी नहीं है। अनबन कंटिन्यू थी, छोटी छोटी बातों पर, बड़े बड़े मसलों पर तनाव भी रहता था, लेकिन इसका कारण मैं नहीं था, वो पद्मिनी थी, जिसके दिमाग का पारा 24 घंटे चढ़ा रहता था। मैंने आज तक तुम्हारे आदमी गिरीश के खिलाफ कभी आवाज उठाई है? गिरीश जी मेरे आदमी कब से हो गए? उनके दादा परदादा हमारे दादा परदादा के मुनीम थे, बस। हद है, एक पुराने मुलाजिम के लिए ये किस तरह की बहस शुरू हो गई है तुम दोनों के बीच में? माँ, पद्मिनी को कोई हक नहीं बनता कि वो प्रशांत पर चिल्ला दे। माँ, मुझे कोई ये बताएगा कि प्रशांत इस हवेली के अंदर कदम रखता कैसे है? उसे इजाजत दी किसने? कहाँ जा रहे हो प्रशांत? छोटी मालकिन, वो पिछवाड़े जा रहा था बगीचे के कुछ औजार लेने। जब आदित्य नहीं है तो तुम घर के अंदर आए कैसे?
वो बगीचे का काफी काम रुका पड़ा था और औजारों के बिना हो नहीं पाता, इसलिए आया था। तुम क्यों आते हो? सबको सब कुछ पता है। चलो निकलो यहाँ से और आइंदा से इस घर में कदम मत रखना। बागबान हो, बगीचे तक ही रहो, समझे? पिछले 10 सालों से प्रशांत इस घर में काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों खटकता है? क्योंकि उसे मैं लेकर आया हूं, वो मेरा वफादार है। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि उसने हमारे घर पर चोरी की है और वो दोबारा चोरी नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? पत्नी थोड़ी शंकी थी और शक्की भी। एक सेकंड में किसी पे भी इल्जाम लगा देती कि इसने चोरी की, इसने मुझे बुरी नजर से देखा, ये ऐसा है वो वैसा है। बस उसे चुप कराने के लिए कभी कभार हमारे बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाया करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मां और बहन का कत्ल करवाऊंगा, कभी नहीं। इंस्पेक्टर, इतनी सारी बातें साफ साफ बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सबूत है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, वरना बिना सबूत का हैरेसमेंट बंद कर दीजिए। और मेरी फैमिली मैटर में दखल देना वो तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। राम राम छोटे मालिक, अंदर आ सकता हूं? आओ गिरीश, आगे से पूछा मत करो, ऐसे ही आ जा करो। सर जो कुछ भी हुआ है घर के अंदर से ही हुआ है। पूरा फायदा आदित्य को हो रहा है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ रत्ती भर का सबूत नहीं है। बचा स्टाफ, माली प्रशांत, मेड पूजा और मुनीम गिरीश, इन सबके बैकग्राउंड चेक किए, क्लियर है। रिश्तों में दीवारें थी, इन दीवारों में सीलन भी पड़ गई थी। घर तो टूट गया, लेकिन इमारत अभी मजबूत है, बल्कि करोड़ों की। क्योंकि सब कुछ घर के अंदर ही हुआ, टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले होंगे, फोन कम्युनिकेशंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं था कि कोई चोरों या डेकॉइट का गैंग था कि लूट के दौरान कत्ल हुआ हो। पैसे तो वहीं रखे थे, छुए भी नहीं। 7 लाख कैश। अब कोई बाहर वाला ऐसा क्यों करता? पर एक्चुअली बाहर वाला इन्वॉल्व था, पैसे भी इन्वॉल्व थे, और हमारा सबसे पहला अंदेशा भी सही साबित हुआ कि यह डबल मर्डर एक बिगड़े हुए प्लान का नतीजा था, और इस नतीजे पर भी हम बाहर से ही पहुंचे। जैसे उसने फोन दिखाया मैंने बस भांप लिया, चोरी का माल है। मैंने सोचा आप लोगों को खबर कर दूं। कौन है वो आदमी और रहता कहाँ? अरविंद चौहान नाम है उसका, हमारे दुर्गानगर का ही है। करता क्या? छोटे मोटे 2 नंबर के धंधे। इस अरविंद चौहान को उठवाओ, छोटी मोटी बातें करते हैं इससे। हाँ गिरीश, अंदर आ जाइए। ये फोन तो पद्मिनी का है, आपको कहां से मिला? किसी ने बेचा इसे, खरीदने वाले ने आकर ईमानदारी से रिपोर्ट करा दिया। क्या हुआ साहब? अब और क्या पूछना है आप लोगों को? यही कि तेरे मालकिनों के कत्ल में तू पौधा था या पेड़? क्या? हाँ, तू माली था या तेरे ऊपर कोई बागबान था? चलो। क्राइम हिस्ट्री में डिप्लोमा है इस अरविंद का, चोरिया मारपीट सब। और अब 2-2 कत्ल करके सीधे पीएचडी कर ली। नहीं साहब नहीं, मैं तो बस पैसों की लालच में वहां गया था, जो हुआ अब क्या बताऊं साहब। सब कुछ बताएगा तू अरविंद, तेरी पीएचडी का वाइवा एग्जाम है आज। बताया तो मालिक, वो हवेली का माली प्रशांत चंदेल, उसने जो कहा मैंने वो किया साहब। और ये प्रशांत चंदेल, ये किसकी सुन रहा था? कौन था इसके ऊपर? कोई नहीं था साहब, बस उसके अंदर बदले की आग थी। उन्होंने 4 साल पहले उसे जेल भिजवाया था। ये प्रशांत चंदेल की चोरी का केस तो हमारे ही थाने का है। मैडम, हम में से कोई भी तब इस थाने में नहीं था। पीएसआई साहब 1.5 साल पहले आए, आप 1 साल पहले, बड़े साहब को आए हुए 6 महीने हो गए, और मुझे खुद 2 साल हो गए, और ये केस तो 4 साल पुराना है मैडम। आदित्य, मेरा बैग यही था हॉल में, और उसमें से पूरे 50,000 गायब हैं, और तुम्हारे इस प्रशांत के अलावा और कोई नहीं आया यहाँ। हमने पैसा नहीं लिया है मालिक, बैग को छुआ तक नहीं, बस पिछवाड़े से सामान लेकर चुपचाप निकल गए। तो या तो हम झूठ बोल रहे हैं
या पैसों के पर निकल आए? पिछले 6 सालों से काम कर रहा है यहाँ पर शांत, और आज तक अपने ही हाथों से लगाए हुए पौधे का एक फूल तक अपने घर नहीं लेके गई है। और पता नहीं क्या क्या चुरा कर ले गया होगा इन 6 सालों में इस हवेली से। नहीं छोटी मालकिन, ऐसा मत कहिए। मैं कितने सालों से ईमानदारी से काम करता आया हूँ यहाँ पर, और सिर्फ साहब का ही नहीं, आपका भी तो काम करता हूँ ना। तो एक आखिरी काम और कर लो प्रशांत, चुराए हुए 50,000 वापस कर दो, और आइंदा से इस हवेली में कदम मत रखना। पद्मिनी, इस हवेली के सारे फैसले सिर्फ तुम नहीं कर सकती। ये पुलिस केस है आदित्य, अब फैसला अदालत करेगी, और साबित पुलिस। रुको पद्मिनी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? वहां रोको ने से। हेलो, दीवान बाग पुलिस स्टेशन, मैं राठौर हवेली से बोल रही हूँ, पद्मिनी राठौर। 3 दिन लॉकअप में रखा, पीटा भी, लेकिन मार खाते खाते मैं सिर्फ यही कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की। तेरी केस फाइल में लिखा हुआ है कि आदित्य राठौर ने तुझे जेल से छुड़ाया था, तेरा केस वापस लिया, और यही नहीं, तुझे वापस काम पे भी रखा था। उनका मुझ पर हमेशा एहसान रहा है। ये पद्मिनी मालकिन, उसने मेरा पैसा खाया, उसके लिए मैंने पूरे 6 महीने काम किया। जब गिरीश जी बीमार पड़े थे, पूरे 30,000 रुपए बनते थे, उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे पैसे नहीं दिए उसने। छोटे मालकिन, मेरे पैसे तो दे दो मुझे। तुम्हारी हमारे कमरे में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई? छोटे मालकिन, आप पहले हमें खूब बेइज्जत कर चुके हैं, लेकिन हमारी मेहनत की कमाई तो ना छीनो। वो 50,000, वो भी हमारी मेहनत की कमाई थे जो चुराए हैं तुमने। मैं चोर नहीं हूँ छोटी मालकिन। फिर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? आदित्य ने तुम्हारी जमानत देकर तुम्हें काम पे वापस रखा है, और हमारी नजरों में तुम हमेशा चोर रहोगे। बहुत जलील किया था मुझे उसने, बिना चोरी किए अपराधी बना दिया था। फिर सोचा इस बार सच में चोरी करूंगा। आज ही गिरीश ने पैसे जमा किए हैं। छोटी मालकिन प्रणाम, मैं पैसे लेकर आया। और आज ही मालिक शिवानी भाभी और ईशा बेबी को लेकर 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। कितने पैसे होंगे घर में? लाखों में। पॉकेटमारी में इतनी जीतोड़ मेहनत है, पकड़े जाने का इतना बड़ा रिस्क है, हाथ लगते हैं क्या 100-200? हाँ तो मतलब पूरा बागीचा है, सारे फूल हमारे, जो चाहे तोड़ो। कांटे भी है। क्या कांटे? फूलों के दोनों गमले तोड़ने होंगे। मारे डालते हैं दोनों को। सच? और नहीं तो क्या, इतनी बेइज्जती की है तेरी। पैसों से तो सिर्फ मेरे दिल को ठंडक मिल सकती है, तेरे दिल को नहीं। पकड़े गए तो? कभी नहीं। हाथी की मौत के लिए आज तक चीटी पे शक हुआ है कभी? सामान लेना है। कितनी बार बोला तुम्हें, आदित्य घर पे ना हुआ करे तो अंदर मत आया करो। पिछवाड़े से औजार लेने, 2 खास पौधे लगाने, मालिक ने कहा था आज ही लगाने को। ठीक है, जल्दी लेकर निकलो यहाँ से। ये कौन है तुम्हारे साथ? प्रशांत, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब आप दुनिया पार करोगी छोटी मालकिन। मतलब? वो तो 10,000 ही है, तूने तो कहा था लाखों है। मुझे लगा था गिरीश लाखों लाया होगा। कोई नहीं, 10,000 भी बुरे नहीं होते हैं। बाकी इनके मोबाइल बेचेंगे, कीमती हैं काफी। अब सही है, अब लग रहा है दोनों माँ बेटी बिजली के झटके से मर गए। चल। जुर्म की दुनिया में कोई नर्सरी का भी स्टूडेंट होगा ना, तो वो भी यही बोलेगा, तुम्हारा प्लान परफेक्ट नहीं था, बल्कि परफेक्ट का उल्टा था, एकदम कच्चा। तुम दोनों को सिर्फ गलत फहमी थी कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे, खासकर तुझे प्रशांत चंदेल। 4 साल से दम घुट रहा था। जब भी हवेली से कोई चीज गुम हो जाती, मुझ पर बरस पड़ती थी,
पुलिस की धमकी देती थी। मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया, इसलिए 4 साल पहले मैंने तुझे पुलिस से छुड़वाया था। पर मुझ पर लगा दाग तो नहीं छूटा ना मालिक। और वही झूठा इल्जाम तो मुझ पर लगाने चला था, पुलिस को गुमराह करके कि मैंने अपनी माँ और बहन का कत्ल करवाया है। कहां गई तेरी वफादारी? गलती हो गई मालिक। लेकिन प्रशांत, तुझे मरते दम तक इस बात का अफसोस रहेगा कि तूने अपने ही हाथों से अपना बागान उजाड़ दिया, अपने जीते जी अपनी बीवी को विधवा और बच्चे को अनाथ बना दिया। इसे गलती नहीं कहते प्रशांत। कैसे हो सर जी? बढ़िया है बशीर। हुआ है सुबह सुबह बाजार से? हाँ, वो चॉकलेट लाए हैं पोते पोतियों के लिए। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास, 3 दिन में लौट आएंगे। अच्छा है, खुदा हाफिज सर जी। खुदा हाफिज बशीर मियां। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बनारस जा रहे हैं। अच्छा, अपने बेटे के पास? हाँ, बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे? नहीं नहीं, 3 दिन में आ जाएंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा। सुबह जब बशीर ने हमसे पूछा, हमने उसे बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। और फिर बशीर की बीवी सायरा ने हमसे वही सवाल किया और हमने वही जवाब दिया। लेकिन हमें कुछ खटका। बनारस से लौटने तक हमें ये खटकता ख्याल सताने वाला था। फरमाइए। कान खुले हैं हमारे। या आज या कल या परसों, 3 दिन है। दिन और वक्त हम तय करेंगे। काम क्या बताओ? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है, बनारस से 3 दिन बाद लौटते समय हमारी चिंता और बढ़ गई थी कि कुछ हुआ ना हो, कोई अनर्थ।
Please try again later. Thank you. नहीं तो ना तो मैंने बशीर को कहीं जाते हुए देखा और ना ही उसकी जोरू सायरा को। क्यों, क्या बात हो गई दिनेश जी? जब से हम बनारस से आए हैं देख रहे हैं बशीर के घर पे ताला लगा है। तो मुन्नीर से काहे नहीं पूछ लेते, शायद उसको कुछ पता होगा। नहीं सर जी, हमने बशीर और सायरा को नहीं देखा, और वैसे भी कहीं जाते तो हमें काहे बताते। हाँ वो बात भी है, बस ऐसे ही पूछ रहे थे, हम भी नहीं थे ना यहाँ। घर पे ताला लगा है लेकिन बशीर की मोटरसाइकिल वहीं खड़ी है। हाँ तो 3-4 दिन हो गए हैं। बशीर मियाँ की दुकान पर भी ताला लगा है, इस तरफ तो आए नहीं। अच्छा, जी सलाम सर जी। मुश्ताक, तेरे अब्बू और अम्मी कहाँ गए हैं? सर जी वो सायरा, वो हमारी अम्मी नहीं है, हमारी अम्मी की सौतन है, और अब्बू हमें बता के तो कुछ काम करते हैं नहीं, और ना हमें दिलचस्पी है जानने में कि वो क्या करते हैं। मुश्ताक ऐसा है, वो दरवाजे पर ताला लगा है और वो तेरे अब्बू की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है। घर के अंदर से कुछ वो बदबू सी आ रही है। चलो फिरोजाबाद की बदबू यहाँ अगर मैं सूंघ कर कैसे बता दूँ? मुश्ताक, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब आप ही देख लो सर जी क्या करना है। अब्बू ने उस सायरा को मारा है या सायरा ने अब्बू को मार दिया? ये बशीर का अपना घर है? नहीं, किराए पे रहते हैं। मकान मालिक उस्मान कादरी है, हमने फोन कर दिया उसे। अब ये मेरा लगाया हुआ ताला नहीं है, इसे बशीर ने लगाया होगा। अब इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। हम कल से देख रहे थे, घर बंद था, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यही बशीर है? जी हाँ, ये। घर में कोई उथल पुथल नहीं, अलमारी खुली है लेकिन अंदर किसी भी चीज को छुआ नहीं गया। सर, ये 2 फोन मिले लेकिन दोनों से स्विच ऑफ है। पता करो ये दोनों फोन इन्हीं के हैं या किसी और के। सर, ये जो सायरा है इसके बदन पर गहनों के निशान तो हैं, लेकिन गहने नहीं हैं। साहब, मैंने बशीर के बेटे मुश्ताक को इतला कर दिया है, वो आगरे से निकल पड़ा है। करता क्या था ये बशीर? साहब एजेंट था, मकान जमीन इन सब का। सारा? जहां तक मुझे पता है ये कहीं बाहर काम नहीं करती थी, घर संभालती थी। हमने बशीर और सायरा दोनों को बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। बस उसके बाद एक डर सा था कि हमारे पीछे कुछ हो ना जाए। डर? किस बात का डर था आपको? आपको पता था कि उन दोनों के साथ कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर? आज 9 अगस्त है, 48 घंटे से ऊपर मतलब परसों 7 अगस्त, राइट? काफी कम। आपको डर किस बात का था दिनेश जी? इस बात का कि हमारे पीछे हमारे घर को कुछ ना हो जाए। तो आपको इस बात की फिक्र थी कि सायरा और बशीर आपके घर के साथ कुछ करेंगे? अब हम आपको कैसे बताएं, बड़ा अजीब से जोड़ा था। दिनेश जी, विस्तार में और साफ साफ बताइए। सर, दोनों ही फोन का पता लग गया है। एक बशीर अहमद का है, दूसरा सायरा अहमद का। लेकिन सर, दोनों ही फोन के पूरे कॉल डिटेल्स को डिलीट कर दिया गया है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि तुरंत कॉल डिटेल्स निकलवा के दें। जी सर। हाँ, तो आप कह रहे थे कि अजीब जोड़ा था? जी। कैसे? हम आर्मी से रिटायर हैं, हम अपने कंपाउंड में बैठ के उसे देखते थे। पहले बशीर काम के लिए निकलता था और फिर उसके बाद सायरा।
इसमें अजीब क्या था? पति घर से निकला नहीं और पत्नी तुरंत। क्या मतलब? अब क्या बताएं आपको, आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए, सायरा का चाल चलन ठीक नहीं था। दिनेश जी, उस बात का आपके डर से क्या ताल्लुक है वो बताइए। हमें डर था कि हमारे घर को कुछ ना हो जाए। हमसे ज्यादा तो दिनेश जी बता पाएंगे क्योंकि वो उनके पड़ोसी हैं। जो 3 घर पर थे नहीं, 5, 6 और 7, 8 को लौटे हैं वो। और ये डबल मर्डर केस हुआ है 7 अगस्त को। हमको तो कोनो मतलब है नहीं, लेकिन सब बातें करते हैं, सब जानते हैं। क्या बातें करते हैं? क्या जानते हैं? यही कि जो बशीर की जोरू थी ना, सायरा, वो उनसे तकरीबन 19 साल छोटी थी और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। ये बशीर का बेटा मुश्ताक और ये इसकी बीवी तबस्सुम। तबस्सुम बेटा, ये शायरा है, मैंने इससे निकाह कर लिया। तो क्या आप हम इसे अम्मी कहकर पुकारें? तुम्हारे अब्बू की बेगम तुम्हारी अम्मी हुई ना मुश्ताक। 2 साल पहले मैंने उसे अपना नहीं माना और अभी नहीं मानता। बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर। गुस्सा तो मुझे तब आया था जब मैं 12 साल का था और मेरे अब्बू अचानक आदम की देख दी उस आबिदा के साथ। मैरूनिसा, मुश्ताक, ये आबिदा है, मेरी नई बेगम। निकाह के पहले अम्मी से पूछा था अब्बू? पूछना क्या था, बताना था, बता दिया। और ये आपकी आबिदा यहाँ पर रहेगी? जुबान संभाल के बात कर मुश्ताक, अब ये तुम्हारी अम्मी है। मेरी एक ही अम्मी है और वही हमेशा रहेगी। गुस्सा तो हमें तब आया जब हमारी अम्मी बेहाल होकर गुजर गई 6 साल पहले। तो इस बात का बदला लिया तूने? बदला? सब इतने सालों में हमारे अब्बू की हालत हंसने जैसी हो गई थी, अब क्या बदला लेते उससे? पर कत्ल तो हुआ है, तेरे अब्बू का भी और उनकी बेगम का भी। हमारी अपनी जिंदगी है, हमारे अब्बू की जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं था और ना ही हमारे अब्बू का हमारी जिंदगी से। 1 साल पहले तक हम लोग साथ रहा करते थे, लेकिन 1 साल पहले हमने उन्हें अलग होने को कह दिया। क्यों? उस औरत ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आप कल आ जाइए, मैं आपको जमीन दिखा देता हूँ, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे आराम से। हाँ हाँ शमीम भाई, खुदा हाफिज। अब किस बात के लिए छाती पीटने आया है? छाती तो आपको पीटनी चाहिए अब्बू, शर्म के मारे। क्या बकवास कर रहा है? ये कैसी औरत को घर लेकर के आया? वो आपका घर बसाने के बजाय दूसरों के घरों में मुंह मार रही। जुबान को लगाम दे मुश्ताक। मेरी जबान को छोड़ो अब्बू, ये दुनिया ना अंधी है ना बहरी और गूंगी तो बिल्कुल नहीं है। सब जगह थू थू हो रही है कि तेरे अब्बू की बीवी न जाने कितने लोगों के बिस्तर गर्म करती है। अच्छा, तो तूने मुझे किसी मर्द के साथ देखा? तू क्या कर रही थी वहाँ? तू किसके साथ थी वहाँ? ए सायरा, हर औरत तुम्हारे जैसे नहीं होती है। बीच में ना पड़ कह देती हूँ मैं तुझे। सायरा, तू थी खालिद के साथ? क्या आप भी? वाह वाह वाह, इस घर में ना पूरी शरीफों की टोली है टोली। तो शरीफों के सरदार, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। आपका ये जो नवाबजादा है ना, एक नंबरी ठरकी है, ठरकी। गंदी नजर रखता है मुझ पे ये। वाह, अब हम पे इल्जाम लगा रही है। क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं? उस दिन जब मैं नहाकर निकली थी, किसने हाथ पकड़ा था मेरा? किसने बदतमीजी की थी मेरे साथ? बोलो। ये झूठ बोल रही तबस्सुम। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तुम बोल रहे हो मुश्ताक। उस दिन मेरे पास आया और मुझसे बोलने लगा कि तबस्सुम और अब्बू बाहर गए हैं, यही सही मौका है। फिर इसने मेरा दुपट्टा खींचा, जैसे तैसे मैंने अपनी इज्जत बचाई और वहां से भाग निकली मैं। वरना ना जाने आपका ये शरीफजादा क्या क्या करता मेरे साथ। और मुश्ताक, तू आता है मेरे पास इसका इल्जाम लेके? ये औरत कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। आज हम फैसला कर देते हैं अब्बू, निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। ये घर मेरा है मुश्ताक। लेकिन चलाते हम हैं। हमारे गैराज की कमाई से रोटी और बोटी दोनों आती है यहाँ। हमें भी अब इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मुश्ताक पर तो डोरे डालेगी ही, पूरे घर को कोठा बना के छोड़ देगी। अब दोनों के दोनों अभी निकल जाइए घर से। और याद रखिए, हम वो 12 साल के डरे हुए बच्चे नहीं है।
नहीं निकले आप तो पहले आप लोगों का सामान बाहर फेंकेंगे और फिर आप दोनों को भी। उसी दिन निकल गए थे दोनों, आगरा छोड़ा और यहाँ फिरोजाबाद में आकर बस गए। अब वो रियल एस्टेट लाइन में थे, इसलिए उन्हें यहाँ सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, हमें ये सरदर्द और नहीं पालना था। और साहब आप हम पे शक कर रहे हो। हम तो कहते हैं वो खड़ूस फौजी दिनेश है ना, आप उससे पूछो। और उन दोनों की हरकतों से तंग आकर उसी ने तो ये कांड नहीं कर दिया। क्राइम सीन से पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो इस डबल मर्डर पर रोशनी डाल सकता। बशीर के मोहल्ले और सारे फिरोजाबाद शहर में खबरी फैला दिए गए और आगरा में भी इन्फॉर्मर्स एक्टिवेट किए गए, जहां बशीर का बेटा मुश्ताक और उसकी पत्नी तबस्सुम रहते थे और बशीर भी 1 साल पहले तक वहीं रहता था। इस डबल मर्डर केस के कई पहलू पुलिस के सामने आने वाले थे, सुराग भी मिलने वाले थे, लेकिन इस कत्ल का असली प्लान, असली मकसद और असली गुनहगार अभी अंधेरे में थे। लेकिन इनके रोशनी में आते ही सबके होश उड़ जाने वाले थे, क्योंकि इस साजिश की तदबीर में खोट थी। यह षड्यंत्र फेल हो गया था। तो ये सायरा थी, बशीर अहमद की बेगम, बड़ी रंगीन मिजाज की थी। इसके कई सारे चक्कर थे जनाब, इसके चक्कर रायते की तरफ फैल गए थे जनाब। जनाब बशीर सुबह स्टेट वाले काम से बाहर निकल जाते थे, पीछे सायरा शुरू हो जाती थी, कभी किसी के घर में, सब कभी कभी तो खुद के ही घर में। मुझे टिप चाहिए, ये मर्डर क्यों हुए, दोनों को एक साथ कौन मारेगा और क्यों? जनाब मैं तो लगा हूं, लेकिन किसी को कुछ ना कुछ खटका है जनाब। अब ये खटास पुरानी है नहीं है ये पकड़ में नहीं आ रहा है। पर एक बात है, बोलना। ये बशीर का जो लौंडा है मुश्ताक, आगरा में काम करता है, उसको खंगालो, उसकी खटास तो सालों पुरानी है जनाब। साहब 2 हफ्ते पहले बशीर अहमद अपने बेटे मुश्ताक से मिलने यहाँ आगरा आया था। बाप बेटे के बीच 36 का आंकड़ा था साहब, लेकिन उनका रिश्ता भी तो था ना। तो कुछ बात करनी है, आना कहीं बाहर चलते हैं, बैठ। ये जो बशीर है ना, उसने मुश्ताक से पैसे लिए थे, कुछ कम रकम नहीं थे, पूरे 25,000 रुपए थे साहब। सर, सायरा और बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अपने मतलब का कुछ है? यस सर, बशीर अहमद के ज्यादातर कॉल्स उसके काम के रिलेटेड थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नंबर पे बार बार बात हो रही थी। पता करने पे पता चला है कि वो नंबर किसी नदीम खान का है। क्या बैकग्राउंड है इस नदीम खान का? मैंने कॉल किया था तो बोल रहा था रिश्तेदार है। जी मैडम, मेरा चचेरा भाई था बशीर अहमद। बात क्या है? बार बार बात होती थी बशीर से? होती थी, मैं भी फिरोजाबाद में रहता हूँ। बात क्या है मैडम? अपने चचेरे भाई से बात करना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है, वैसे हमसे बात करना भी कोई गुनाह नहीं है। थाने आ जाओ, अभी 1 घंटे में आ जाएगा नदीम। रिकॉर्ड से कुछ और पता चला? यस सर, बशीर अहमद की 2 हफ्ते पहले मुश्ताक से 3 बार बात हुई थी। वैसे सर इसमें शक करने की कोई वजह नहीं है, पर सर एक फीलिंग आ रही है कि शायद कुछ है। मैंने मुश्ताक को बुलवा लिया है, ऑन द वे है। और ये एक्स आर्मी मैन दिनेश सिंह 6 साल पहले रिटायर हुआ था सर, अभी अकेला रहता है। बशीर के साथ कोई अनबन? ऐसा कोई वाकया सामने तो नहीं आया है, पर शायद सायरा की हरकतों से परेशान रहा करता था। और ये 3 दिन के लिए बनारस जाता है,
और तभी उसके पीछे एक कांड होता है। अजीब सा डर था उसे सर कि उसके घर को कुछ होगा, या तो चोरी होगी या फिर कुछ और होगा। अगर ये दोनों मर्डर्स तब हुए होते जब वो अपने घर पर था तो उसने जरूर नोटिस किया होता। या सर ये भी तो हो सकता है कि दिनेश खुद हो इन दोनों मर्डर्स के पीछे। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे। नहीं नहीं, 3 दिन में लौट आएंगे। एक साजिश रची गई, एक प्लान बनाया गया। इस डबल मर्डर का कोई एक मास्टरमाइंड है और इसे अंजाम किसी और ने दिया। 25,000? हाँ, वही 25,000 जो तुमसे तुम्हारे अब्बू ने उधार लिए थे और तुमने उन्हें दिए थे। ना कहोगे तो बैंक से तुम्हारी पासबुक की कॉपी मंगवाएंगे। जरूरत नहीं साहब, दिए थे हमने अब्बू को 25,000, लेकिन उसका इस सब से क्या ताल्लुक? लेकिन तुम्हारी तो तुम्हारे अब्बू के साथ बनती नहीं है। लेकिन साहब थे तो हम बाप बेटे ही ना, उन्हें पैसे की जरूरत थी, हमारे पास थे, हमने दे दिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हमसे पैसा ले रहे थे, इकलौते थे हम उनके। जब जब उन्हें जरूरत पड़ी, जितना पन पड़ा, हमने उन्हें पैसे दिए। तो इस बार कौन सी बड़ी जरूरत आन पड़ी? उन्होंने कहा उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। आगरा में जो घर है जहां पे तुम अपनी बीवी के साथ रहते हो, वो तुम्हारे अब्बू के नाम पर है ना? हाँ साहब, उन्हीं के नाम पर। अब वो घर तुम्हारा हो गया। तुम्हारे अब्बू की मौत के बाद सायरा जिंदा होती तो वो घर सायरा के नाम पर जाता, लेकिन सायरा भी मारी गई। तुम्हारे रास्ते के दोनों कांटे हट गए। किसे सुपारी दी थी या खुद काट डाला? आप हम पे वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं साहब। साहब हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं आप कभी भी उठवाकर कुछ भी कबूल करवा दोगे। साहब हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, हमारे अब्बू और उनकी बेगम के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अब हम जाएं? अभी के लिए जा सकते हो। हाँ बोलो। सायरा के आशिकों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल है राशिद। अमा यार, क्यों मुझे इस मर्डर केस में घसीट रहे हो? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मर्डर वर्डर करूंगा? हाँ, सोया था मैं सायरा के साथ, लेकिन दोनों की मर्जी से हुआ था सब कुछ। इस कांड से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका है? हाँ, सायरा ने कुछ तो इशारा किया होगा, कुछ तो कहा होगा तुमसे मर्डर के बारे में। हाँ नहीं, अगर वो कुछ कहती थी तो अपने शौहर की हल्की सी बुराई करती थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना, थोड़ी देर में फिर मूड बनेगा। तुम्हारी माशुका होने के साथ साथ मैं किसी की बीवी भी हूँ, और मेरे शौहर आजकल कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगे हैं। कहाँ थे तुम दिन भर? आप ऐसे क्यों पूछ रहे? सायरा, मुझे पता है कि तुम अभी जवान हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे यह भी पता है कि मुश्ताक ने जो बात कही थी वो सच है। आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया सायरा। अब मैं चश्मदीद गवाह हूं तुम्हारे अयासी का। पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। वो सारे दरवाजे मुझे पता है जहां से तुम निकली हो। वो सारे चेहरे मेरे आंखों के सामने हैं जिनके साथ तुम, अरे और तो और कुछ लोग तो यहां भी आने लगे। खुल्लम खुल्ला धंधा शुरू कर दिया है तुमने। आप जैसा समझ। वैसा ही है। अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। एक मेरी पहली बीवी थी मेहरुनिसा, आबिदा को लेकर मुझे जिंदगी भर माफ नहीं की, लेकिन अपनी हया के दहलीज को कभी पार नहीं किया। आबिदा को मुझसे नहीं जमी, वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन कभी मेरा नाम गंदा नहीं किया उसने। अरे तुम हो। अब चाहते क्या है? अरे बंद करो ये अपनी घिनौनी हरकतें। उम्र की इस दहलीज पे मुझे प्यार मोहब्बत मिले या ना मिले, मैं काम चला लूंगा, लेकिन ये बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दिन रात नजर रखते हैं मुझ पर, अब रंगे हाथ पकड़े जाने का मुझे कोई शौक तो नहीं। फिर कब मिलोगे? मिलने की हम लाखों तदबीर कर सकते हैं, पर होगा तो वही जो तकदीर को मंजूर होगा।
उसे डर था कि बशीर उसके साथ कुछ गलत कर देगा। उसके पड़ोस के फौजी को जानते हो? उस खड़ूस को कौन नहीं जानता है। खुद के लोग तो साथ रखते नहीं साले के, और सबके मामलों में नाक टांग सब बढ़ाता रहता है। बशीर भाई तो अब दुनिया में है नहीं। जो प्राइवेट में बात हुई है वो बोल रहे हैं। सब कुछ बता देना थी। बात दरअसल ये है कि बशीर भाई सायरा को लेकर बेहद परेशान थे। इन दोनों से कौन इतना परेशान था नदीम कि जिसने इन दोनों को मार दिया या मरवा दिया? बशीर भाई के बारे में बोल सकते हैं, सायरा को तो हम ठीक से जानते तक नहीं। तुमने 7 अगस्त के दिन बशीर को फोन किया था, मर्डर के दिन। हाँ याद आया। वो दरअसल बशीर भाई का धंधा बहुत मंदा चल रहा था ना, तो हमने लोगों को बोल रखा था कि किसी को कुछ खरीदना वरीदना हो तो बोलो। उसी सिलसिले में फोन किए थे। एक पार्टी आई थी इसलिए। और उसी दिन बशीर और सायरा दोनों मारे जाते। अब साहब हमको सपना तो नहीं आया था ना कि वो दोनों मारे जाने वाले थे। तेरे और बशीर के बीच काफी बातें होती थी नदीम, तुझे कोई भनक तक नहीं थी इस बात की ये ऐसा होगा कभी? बिल्कुल नहीं थी। वो फोन पर बात करते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे। अब उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये मैं कैसे बता सकता हूं? सर ये रिटायर्ड आर्मी मैन दिनेश सिंह 5 से 7 अगस्त तक बनारस में ही था। 8 अगस्त को यहां पहुंचा। सर अगर हम इस आर्मी मैन को गुनहगार मान के चलते हैं तो इसने बनारस से ये दोनों कत्ल कैसे किए? मतलब उसने किराए के हत्यारे बुलाए होंगे। पर सर उसके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही बारीकी के साथ प्लानिंग की गई है, इतनी बारीकी के साथ कि एक भी सुराग, एक भी सबूत मिलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। खुदा हाफिज। इस डबल मर्डर केस को सॉल्व करना आसान नहीं था। ना तो मास्टरमाइंड के बारे में कोई इशारा मिल रहा था और ना ही इस कत्ल के मकसद के बारे में कोई सुराग। पर पुलिस को इस षड्यंत्र के बारे में तब पता चला जब इस मर्डर को प्लान करने वाले और उसे अंजाम देने वाले के बीच अनबन हुई। बोल अली, कुछ काम की खबर? जनाब मेरे पास एक छोटा सा कीड़ा है, आप अपने कांटे में फंसाइए और देखिए कौन सी मछली हाथ लगती है। क्या कीड़ा है तेरे पास? जनाब मैंने 1 घंटे पहले साजिद को देखा। एक ऑमलेट फ्राई और कर दे चाचा। जनाब ये साजिद हिस्ट्री सीटर है, 3 हाफ मर्डर है इसके नाम, और अभी जमानत पे बाहर घूम रहा है। और ये साजिद जा कहां रहा था? साहब जैसे ही मैंने इसका पीछा किया तो वो एक मोहल्ले में घुस गया था। जनाब वो वहां पर चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई जानवर घात लगा कर नहीं बैठता है वैसे ही। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा इससे पहले ये कोई कांड करे मैं आपको फोन घुमा देता हूँ, लेकिन जनाब उतने में वहां पे कोई आ गया। कौन आया वहां? नदीम खान जनाब। नदीम खान? बशीर अहमद का चचेरा भाई? हाँ वही जनाब, उनके बीच कुछ पैसों को लेकर लड़ाई हो रही थी। बेकार की बात ना करो नदीम, हमें अभी रोकड़ा चाहिए। जितना था पहले दे चुका हूं, अब हमारे पास कुछ है नहीं। अरे हमने बब्बन को भी साथ में लिया था, फोकट में कोई कुछ काम करता है क्या? बोल दिया हमारे पास कुछ है नहीं, और अब यहाँ दिखाई नहीं देना। फोन में बेकार में पूरे फंसेंगे सबके सब। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अरे तुम खुद जिम्मेदार है सबके लिए, और अब निकल लो मोहल्ले से, दोबारा मोहल्ले में दिखाई नहीं देना, और कभी फोन भी मत करना। जनाब जरूर कोई 2 नंबरी काम में गड़बड़ हुई। ये जो बब्बन की बात चल रही थी जनाब,
ये भी हिस्ट्री शीटर है। 2 मर्डर केस चल रहे हैं इसमें। कौन से काम को लेकर अनबन हो रही थी, नाम नहीं लिया? नहीं जनाब, नाम नहीं लिए, लेकिन नदीम का नाम काफी है ना जनाब। नदीम बशीर का चचेरा भाई, बशीर और सायरा का कत्ल, और ये साजिद और बबन सुपारी उठाने वाले। कितना है बेटा? 25,000 है। लेकिन मुझे तो 50 की जरूरत थी। नहीं अब्बू, अब्बू आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? फिरोजाबाद से निकलिए। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मुश्ताक, मैंने अपनी सारी जिंदगी आगरे में गुजारी है। काफी लोग मुझे यहाँ जानते भी हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ कोई ना कोई ढंग का काम जरूर मिल जाएगा। इसलिए बेटा, मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन मुझे अपने घर आने दे। आप अकेले आ सकते हैं, लेकिन वो औरत उस घर में नहीं लौट सकती। वैसे तो सही था मुश्ताक। सायरा मेरे हाथ से निकल गई, मैं उसे संभाल नहीं पाया। नहीं अब्बू, आप अपनी फितरत को संभाल नहीं पाए। अम्मी थी, हम थे, लेकिन आपको अपने परिवार की अहमियत कभी हुई ही नहीं। नदीम, साजिद, बब्बन, तुम तीनों फैसला कर लो कि हम लोग डंडे चलाएं या फिर तुम लोग अपनी जबान चलाओगे। नदीम, तूने किस काम के लिए साजिद को पैसे दिए? और साजिद, तूने किस काम के लिए बब्बन का साथ लिया? सोच लो। तुम तीनों में से जो सबसे पहले बताएगा वही एक पीस में जेल जाएगा। ये बशीर भाई, कैसे याद किया? क्या तकलीफ? सायरा बड़ी देर से आंखें खुल रही है मियां। देर से पर दुरुस्त। पिछले 2 साल में मोहल्ले के हर मर्द के बिस्तर में खेल चुकी है। आपके बिस्तर में भी कईयों के साथ खेल रही है। पूरे मोहल्ले में एक मजाक बन के रह गया हूं मैं। तो बताओ, हमको काहे बुलाया है? घर के सारे बिस्तर गायब करवाने? नहीं, सिर्फ सायरा को उठवाना है, मरवाना है। अब ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ, पर आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो करो मेरी मदद। रोकड़ा लगेगा। कितना? यही कोई 50,000 कहीं नहीं गई, समझ लो। एक भरोसे का बंदा है जो सुपारी लेता है। ठीक है। $50 तो नहीं लग रहे। 25 है। अभी इतना ही हो पाया है। कामकाज बहुत गड़बड़ चल रहा है। सोच लो बशीर भाई, आधे पैसों में आधा ही काम करेगा मेरा बंदा। उससे बोलो इसे पेशगी समझ ले, बाकी का पैसा काम आने के बाद दे दूंगा। ठीक है, कब करना है? बताता हूं। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं, बेटे के पास। 3 दिन में लौट आएंगे। हाँ बोलो बशीर भाई। आज से अगले 3 दिन, बस इतना ही टाइम है अपने पास। ठीक है बशीर भाई, मैं अपने बंदों से बात करता हूँ। ठीक है, हाथ में बस यही 3 दिन है। जो करना है अब भी करना है। या आज या कल या परसों।
3 दिन है। दिन और वक्त मैं तय करूंगा। काम क्या बोलो? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है कि एक ठो लड़की है, उसका काम तमाम करना है। रोकड़ा 15,000 है एडवांस। हमारी पूरी पेमेंट एडवांस की बात हुई थी। 40,000 में सौदा तय हुआ था नदी। बाकी के पैसे बशीर दे देगा काम होने के बाद। लेकिन हम बब्बन को भी साथ में लेंगे, उसको भी एडवांस देना पड़ेगा 10,000। उससे कम में मानेगा नहीं। फिर मेरे हाथ क्या बचेगा? 5,000। काम फटाफट कर दो आजकल में, और लगे हाथों बशीर से बाकी के 25,000 भी ले लो। आनंद कहाँ है तेरे बंदे? आपके घर के बाहर टेम्पो खड़ा है, 2 बंदे हैं उसमें। अच्छा अंदर। खत्म कर दो इसे। अब लाश को ठिकाने लगा दो। किसी ऐसी जगह दफनाओ जहां कोई आता जाता ना हो। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले बाकी के 25,000। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, पैसे मिल जाएंगे। पहले पैसे चाहिए। अरे यार बोल रहा हूं ना, कल या अधिक से अधिक परसों तक 25,000 तुम्हारे हाथ में होंगे। बात सुन, खैरात में ना मैं अपने बाप के लिए सुपारी ना उठाऊं। और नदीम ने कहा था काम पूरा होते ही पूरा पैसा मिलेगा, वो भी कैश। अरे यार पैसे नहीं है तो क्या करूं मैं? एक मिनट, ये लो, जो है सब लूट लो। ये गहने मैंने जो चाहो ले। अरे तुझे हम क्या दिखते हैं बे? 2 टके के किराएदार जिनसे तू मोल भाव करेगा? अबे हम हत्यारे हैं, हमसे होशियारी करेगा? पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? तो भी ठीक है, लाश यहीं रहेगी, हम ठिकाने नहीं लगाए। चल बाबर। भाई लोग, अगर लाश को ठिकाने नहीं लगाए ना तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम दोनों चोरी करने के लिए मेरे घर में घुसे थे, मेरी बीवी के सारे गहने जेवर लूट लिए और इसका कत्ल भी कर दिए। अरे मैं बोल रहा हूं ना कि 2-1 दिन में पैसे दे दूंगा। बब्बन, दोनों के फोन से कॉलेज डिलीट कर दे। बशीर सायरा को मरवाना चाहता था और खुद भी मारा गया सायरा के साथ। तुम दोनों ने पैसों के लिए सुपारी उठाई, पूरे पैसे भी नहीं मिले और उल्टा डबल मर्डर का चार्ज लग गया। और तीसरा आरोपी तू है नदीम। मतलब तुम तीनों की जिंदगियां तबाह हो गई और 2 लोगों की जान गई। अब जरा सोचो कि किसको क्या मिला। क्या बात है, आज जल्दी घर आ गए? फिरोजाबाद गए थे, अब्बू के कातिल पकड़े गए। किसने करवाया? खुद अब्बू ने। क्या? अब्बू ने सायरा को मारने की सुपारी दी थी, बाकी के पैसे नहीं दे पाए तो हत्यारे ने अब्बू को मार दिया। अब्बू ने जो उन पर 25,000 रुपये खर्चे थे वो हम ही से लिए थे। क्या? तो 50,000 मांग रहे थे पर हमारे पास थे नहीं, तो हमने 25,000 रुपये दे दी। अब्बू ने कहा था घर खर्च के लिए पैसा चाहिए। अब आप कोई फिक्र ना करो, ये किराएदार बड़े ही शरीफ है, हमने आगे पीछे का सब पता कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन सच कहें आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए ना,
हम सिर्फ 3 दिनों के लिए बनारस गए थे और हमें डर था कि हमारे घर में कोई चोरी होगी, डकैती होगी, कुछ होगा। लेकिन निकला क्या, हमारे पड़ोस में किसी और चीज की तदबीर की जा रही थी। अब दिमाग में और घरों की चार दीवारी में क्या पकता है, ये भला कौन बता सकता है। एक सिंगल मर्डर की प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड की हत्यारों से अनबन के कारण यह केस डबल मर्डर का बन गया, क्योंकि मास्टरमाइंड खुद मारा गया था। इस केस में पुलिस को कोई भी डायरेक्ट लीड नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इस केस को हल करना भी आसान नहीं था। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।